हेलो दोस्तों, जरा सोचिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं। सामने एक व्यक्ति है जो मुस्कुरा रहा है, बहुत ही फ्रेंडली दिख रहा है, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि वो आपसे सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो आपके मन को कंट्रोल कर रहा है। आपकी सोच, आपके फैसले, यहाँ तक कि आपके राज, सब उसके हाथ में है। अब सोचिए, अगर कोई आपकी भावनाओं और आपके डर को हथियार की तरह इस्तेमाल करे तो क्या आप पहचान पाएंगे या आप उसी जाल में फंस जाएंगे बिना जाने कि आपके साथ खेल खेला गया है। यही है डार्क साइकोलॉजी का रहस्य। ये वो दुनिया है जहां लोग मैनिपुलेशन, डिसेप्शन और कॉवर्ड पर्सुएशन का इस्तेमाल करके दूसरों पर अपनी पावर जमा लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसे हथियार का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, वैसे ही उसकी पहचान करके बचाव करना भी सीखा जा सकता है। और अगर आप ये कला सीख जाएं तो कोई भी आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके जीवन पर हावी नहीं हो पाएगा। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कौन सी चालें लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पहचानने का सही तरीका क्या है, और सबसे जरूरी कैसे आप खुद को इन खतरनाक साइकोलॉजिकली खेलों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं जानते तो शायद ये पहले से ही आपकी जिंदगी में चल रहा है और आपको अभी तक पता भी नहीं है। तो चलिए इसे जानते हैं। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी का आधार और असर। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके सामने मुस्कुराते हुए आपकी सोच पर हावी हो सकता है और आपको पता भी न चले? डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा अदृश्य हथियार है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। ये सिर्फ फिल्मों या रहस्यमयी कहानियों तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है। कोई दोस्त, सहकर्मी या यहाँ तक कि अनजान इंसान भी आपको अपनी तरफ खींचने और आपके फैसलों को बदलने में इस्तेमाल कर सकता है। समस्या ये है कि हम इसे पहचान ही नहीं पाते। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं तो अपने निर्णय खुद लेता हूँ, लेकिन सच ये है कि हम सभी किसी न किसी स्तर पर इन्फ्लुएंस होते हैं। विज्ञापन हमें खरीदारी करने पर मजबूर करते हैं, रिश्ते हमें गिल्ट से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि समाज हमें उस मोल्ड में डाल देता है जिसे हमने चुना ही नहीं। सच्चाई ये है कि डार्क साइकोलॉजी जानना और उसे समझना डरने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को जागरूक करने के लिए है। जैसे ट्रैफिक रूल्स हमें सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही इन मानसिक खेलों के नियम समझना हमें किसी दूसरे को हमारा इस्तेमाल करने से हमें बचाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी भीड़ में खड़े हैं, लोग आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुराते हैं, शांत रहते हैं और उनके हर ट्रिक को पहचान लेते हैं। उस पल आप महसूस करेंगे कि अब आपकी सोच आपकी ही है। कोई अज्ञात व्यक्ति या स्ट्रिंगर्स आपको नहीं चला रहा है। डार्क साइकोलॉजी को समझना खुद को एम्पावर करने का पहला कदम है। जितना हम इसके बारे में जानेंगे, उतना ही मैनिपुलेशन के शिकार होने से बच पाएंगे। लोगों के विचारों को समझना उतना ही जरूरी है जितना विज्ञान के नियमों को जानना। लेकिन सवाल ये है, लोग दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए कौन कौन सी चालें चलते हैं, जानेंगे अगले चैप्टर 2, मैनिपुलेशन और डिसेप्शन। क्या आप जानते हैं कि लोग आपकी हाँ सुनने के लिए कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिप्स अपनाते हैं, और आप अक्सर बिना सोचे मान भी जाते हैं। मैनिपुलेशन और डिसेप्शन इंसानी दिमाग के सबसे पुराने खेल है। इन्हें सटल तरीकों से खेला जाता है ताकि सामने वाला खुद को मजबूर न समझे, बल्कि यही सोचे कि उसने सब अपनी मर्जी से किया है। कठिनाई ये है कि मैनिपुलेशन अक्सर ट्रस्ट और इमोशंस की आड़ में छुपा होता है, कभी गिल्ट दिखाकर, कभी सिंपैथी जगाकर, तो कभी फॉल्स अर्जेंसी बनाकर लोग हमें अपने हिसाब से चलाते हैं। डिसेप्शन या धोखा और भी खतरनाक है। ये हमें आधी सच्चाई बताकर पूरी तस्वीर से भटका देता है। इसका समाधान अवेयरनेस में है। जैसे ही आप फ्रेजेंस, जैसे सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो या अभी नहीं तो कभी नहीं, सुनकर अलर्ट हो जाते हैं, आप इन जानों को
पहचानने लगते हैं। धोखे को पकड़ने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा पूछें, क्या ये पूरी सच्चाई है या बस वही जो मुझे दिखाना चाहा गया है। कल्पना कीजिए, कोई आपसे कहता है कि तुरंत फैसला लो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। आप गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा ठहरते हैं और शांति से कहते हैं, मुझे सोचने का समय चाहिए। उस पल आप महसूस करेंगे कि आपने अपने दिमाग पर अपना हक वापस पा लिया। मैनिपुलेशन और डिसेप्शन से बचने के लिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें और डिसीजन लेने से पहले थोड़ा ठहरें। जितना आप समय देंगे उतना ही कम कोई आपको कंट्रोल कर पाएगा। तुरंत फैसला लेने से बचें। अगली बार जब कोई आपको जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव डाले, खुद से पूछें, क्या ये सच में अर्जेंट है या बस मुझे मैनिपुलेट करने का तरीका है। एक ऑफिस कर्मचारी को उसका मैनेजर कहता है, अगर तुमने आज ओवर टाइम नहीं किया तो प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो जाएगी और पूरी टीम परेशानी में आ जाएगी। वो कर्मचारी पहले गिल्ट और डर में आकर मान जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे एहसास होता है कि डेडलाइन उतनी अर्जेंट थी ही नहीं, बल्कि मैनेजर बार बार इसी अर्जेंसी की चाल से एक्स्ट्रा काम निकलवा रहा था। लेकिन सिर्फ मैनिपुलेशन और डिसेप्शन ही नहीं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि हाइप्नोसिस और रिवर्स साइकोलॉजी जैसी गहरी तकनीकें किस तरह लोगों को कंट्रोल कर सकती है। चैप्टर 3, हाइप्नोसिस और रिवर्स साइकोलॉजी। क्या कोई आपको बिना बताए आपकी सोच बदल सके? सिर्फ शब्दों और आवाज की ताकत से। हाइप्नोसिस और रिवर्स साइकोलॉजी ठीक यही करती है और ये ज्यादा जादू ही नहीं बल्कि बेहद प्रैक्टिकल है। हाइप्नोसिस का चित्र अक्सर फिल्मी होता है, जबकि कोई चोटी का झुकना और पूरा नियंत्रण, पर असलियत में ये आमतौर पर बहुत ही सूक्ष्म शब्दों की बनावट के पैटर्न और अटेंशन को रिडायरेक्ट करने के लिए प्रयोग होता है। वही बातें जो हम रोज सुनते हैं, धीमा बोलना, रिपीट करना, सजेस्टिव, ध्यान को एक स्पेसिफिक दिशा में मोड़ देती है। कठिनाई ये है कि हाइप्नोसिस और रिवर्स साइकोलॉजी अक्सर अच्छे इरादों में भी इस्तेमाल हो सकती है। कोई मोटिवेशन कोच आपको प्रेरित करने के नाम पर बाउंड्री पार कर दे या किसी रिश्ते में रिवर्स के तौर पर कहकर किसी बात को मनवा लेना। पहचान नहीं होने पर आप मजबूरी में चलने लगते। पहचान का तरीका सरल है, ध्यान का फ्लो ट्रेस करें। कौन सी लाइन बार बार दोहराई जा रही है, किसने आपकी प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। रिवर्स साइकोलॉजी वाक्य अक्सर उल्टे तरीके से कहा जाता है, तुम शायद ये नहीं करोगे, ताकि सामने वाला विरोध करके वही करे जो कहा गया है, या कहने वाला व्यक्ति जो चाहता है वही आप करेंगे। जब आप ये पैटर्न पहचानना सीख जाते हैं तो आप कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। कल्पना कीजिए, कोई धीमी मधुर आवाज में कहता है, बस आराम से सोचिए। आप आंखें बंद कर रहे होते हैं, पर एक सेकंड में आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। फिर आप खुद को रोकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं पहले सोचकर निर्णय लूंगा। उस पल का सुकून और अपनी सोच पर फिर से नियंत्रण, ये एम्पावरमेंट की भावना तीव्र होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्कूल टीचर ने देखा कि कुछ माता पिता ये कहकर कि हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे पर एक्स्ट्रा ध्यान दें, ये छिपा हुआ सम्मान देना टीचर को बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम और काम करने के लिए आगे बढ़ा रहा है। वो अब माता पिता को मना नहीं कर सकती कि मैं इन्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकती, पर इस धीमे से सजेशन ने टीचर पर एक दबाव डाल दिया। अगले 24 घंटे में जब कोई आपको कोई सुझाव दे, तुरंत हाँ या ना कहने से पहले 5 सेकंड ठहरिए, समय लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा असली इरादा है। अब आपने हाइप्नोसिस और रिवर्स साइकोलॉजी की बुनियादी चालें जान ली। अब अगला अध्याय बताएगा कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें और प्रॉब्लमेटिक व्यवहार इन तरीकों के साथ मिलकर हमें और ज्यादा कमजोर बना देते हैं। चैप्टर 4, प्यार, रिश्ते और आस्था के जाल। क्या आप जानते हैं कि सबसे गहरे जाल हमारे सबसे प्यारे रिश्तों और हमारी आस्था से ही
बुने जाते हैं, जहां हम सबसे कम शक करते हैं। प्यार और रिश्ते जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन इन्हीं जगहों पर लोग सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। जब हम किसी पर गहरा विश्वास करते हैं तो उनका हल्का सा इन्फ्लुएंस हमारी सोच को बदल देता है। रिश्तों में मैनिपुलेशन अक्सर गिल्ट और लव के नाम पर छुपा होता है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो ये करो। इसी तरह अंधभक्ति और धार्मिक आस्था का इस्तेमाल भी लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। व्यक्ति को लगता है कि वो आध्यात्मिक रास्ता चुन रहा है, जबकि असल में वो दूसरों के साइकोलॉजिकल कंट्रोल में जा रहा होता है। जबकि प्यार और आस्था कभी भी शर्तों से बंधी नहीं होनी चाहिए। हेल्दी रिश्ते बराबरी, समझ और स्वतंत्रता पर टिके होते हैं। जब कोई आपको बार बार गिल्ट या डर दिखाकर कंट्रोल करने लगे तो ये प्यार या आस्था नहीं बल्कि मैनिपुलेशन है। कल्पना कीजिए, एक लड़की अपने रिश्ते में सालों से गिल्ट में दबकर कॉम्प्रोमाइज करती आ रही थी। एक दिन उसने बड़ी विनम्रता से अपने पार्टनर से कहा कि आप मुझे हर बात में दबाइए नहीं, मुझे ऊपर उठाइए, मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उस पल की आजादी और राहत का एहसास किसी पंख फैलाने वाले पंछी जैसा हो। सच्चा प्यार या सच्ची आस्था हमें एम्पावर करती है, कमजोर नहीं। किसी भी रिश्ते या बिलीफ को जांचने का पैमाना यही है, क्या ये मुझे दबा रहा है या मुझे स्वतंत्र कर रहा है। अपने किसी रिश्ते या बिलीफ को याद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सही है या सिर्फ गिल्ट और डर से। एक उदाहरण से समझते हैं। किसी कॉलोनी में एक शॉपकीपर था। जब भी वहाँ कोई धार्मिक आयोजन होता तो आयोजकों द्वारा चंदा लिया जाता। वो हर बार पैसे दान करता, भले ही उसकी हालत तंग हो। वो दबाव में आकर चंदा देता, क्योंकि नहीं देता तो समाज गिल्ट दिखाता, उसे छोटा समझा जाता। अब सवाल है, क्या सिर्फ रिश्ते और आस्था ही हमें कमजोर बनाते हैं या समाज की कंडीशनिंग और हमारी एम्बिशंस भी हमारे साथ खेल खेलती? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, सोशल कंडीशनिंग एंड एम्बिशन। कभी महसूस किया है कि आपकी बड़ी ख्वाहिश उसी पैटर्न की तरह क्यों दिखती है जो सबके पास है? क्या ये आपकी असली एम्बिशन है या सिर्फ एक सामाजिक स्क्रिप्ट जो आपको निभाने के लिए दी गई है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे बड़े लक्ष्य, जैसे कि पढ़ो लिखो, नौकरी पाओ, प्रमोशन लो, घर बनाओ, शादी करो, हमारी खुद की चाहते हैं, लेकिन ये सब सोशल कंडीशनिंग है। सोशल कंडीशनिंग का मतलब यही है, सोसाइटी और आसपास के संकेत हमें बताने लगते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या डिजायरेबल है। जब आप ये समझने लगते हैं कि ये संकेत या कंडीशनिंग कितने सूक्ष्म रूप में आ सकती है, जैसे परिवार की बातें, कॉलेज का कल्चर, तब आपके मन में पहला सवाल उठता है, क्या मैंने खुद चुना है या मुझे चुनवा दिया गया है? क्या मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ? क्या मैं नौकरी करना चाहता हूँ? क्या मुझे खेल का इंटरेस्ट है या मुझे शादी भी करनी है या नहीं, या बस मुझे गाइड कर दिया गया है? ये पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि कंडीशनिंग अक्सर इनविजिबल होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती। आपको संघर्ष का सामना तब करना पड़ता है जब आपकी वास्तविक इच्छाओं और बाहर से थोपे गए लक्ष्यों के बीच टकराव होता है। आपका दिल कुछ और चाहता है, पर आपके आसपास जो सुरक्षा का रास्ता बना दिया गया है जोर से बोलता है, नहीं यही सही है, क्योंकि आपको लोगों के जजमेंट का डर लगता है, पारिवारिक एक्सपेक्टेशंस का डर लगता है, समाज के प्रतिरोध का डर लगता है, जिसके कारण आप पीछे हट जाते हैं। और यही दुविधा अक्सर गिल्ट या शर्म में बदल जाती कि क्या मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि ऐसी सोच खुद संदेह पैदा करती। इसका समाधान ये है कि जब आप अपनी उन आवाजों को पहचानने लगते हैं जो आपके अंदर से उठ रही है, कौन सी इच्छाएं आपकी अपनी है और कौन सी एक्सटर्नल आपके जीवन में डाल दी गई है, अब आपको अपनी लाइफ में इसे प्रैक्टिकल रूप में कैसे करना, इसके लिए दिन की 3 आदतें नोट करें। किसने इन्हें सिखाया और क्यों? 7 दिन तक किसी एक
आपके अंदर उठते उस गोल पर ध्यान दें जो आप करना चाहते हैं। एम्बिशन की पहचान अक्सर तब मिलती है जब आप बिना किसी प्रशंसा के भी वही काम करते रहना चाहते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा हो, जिस काम से आप प्यार करते हैं। समाज ने जो स्क्रिप्ट दी है, पहचानना पहला कदम, उसे चैलेंज करना दूसरा, और अपनी असली प्राथमिकताओं के अनुसार छोटी पॉलिसियां बनाना तीसरा। एम्बिशन को सुरक्षित रखने का असली तरीका ये है कि आप उसे बार बार छोटी छोटी जांचों से गुजारें। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये आपके कोर वैल्यू से मेल खाती है? अगर नहीं तो उसे रीशेप करें या छोड़ दें। आज रात सोने से पहले अपनी 3 सबसे मजबूत विशेष लिखें और हर एक के सामने लिखें, क्या ये मेरे लिए है या किसी और के लिए। 48 घंटे के लिए किसी एक एक्सटर्नली सजेस्टेड लक्ष्य को, जो आपके मन में विचार उठ रहे हैं, उन्हें रोके रखें और देखें कि आपके अंदर क्या बचता है। 48 घंटे बाद उसे अगले दिन एक सादा नोट पर लिखें, क्या मेरा दिल वही चाहता है जो मैंने अभी लिखा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक महिला उद्यमी ने जब अपना व्यापार शुरू किया, उसके उस सफर में समाज ने बार बार बताया कि खतरा मत उठाओ, पर उसने अपनी छोटी पसंदीदा आइडिया पर लगातार काम किया और धीरे धीरे अपना अलग निश बना लिया। वो कहती है कि कभी कभी एम्बिशन को सुरक्षित रखना रिस्क लेना जैसा ही होता है, पर सही तरीके से। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि इमोशनल स्कार्स कैसे पुरानी चोटें फिर से वही सोशल पैटर्न्स दोहराने पे मजबूर कर देती है। चैप्टर 6, सेल्फ डिसेप्शन और लाइज की पहचान। क्या आप जानते हैं, इंसान का दिमाग कभी कभी खुद से भी इतना बड़ा झूठ बोलता है कि वो सच जैसा लगने लगता है। सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद से धोखा, वो पल जब इंसान अपनी आंखों के सामने सच देखकर भी उसे नकार देता है। क्यों? क्योंकि सच को मान लेना दर्दनाक होता है। ये ऐसा कंफर्ट जोन है जो बाहर से सुरक्षित दिखता है लेकिन अंदर धीरे धीरे खोखला कर देता है। लोग खुद को झूठ बोलते हैं, मेरी कोई बुरी आदत इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं कल से बदल जाऊंगा, ये रिश्ता खराब नहीं है, बस अभी थोड़ा टफ टाइम है। असल संघर्ष ये है कि हम दूसरों के झूठ पकड़ने में तेज हैं, पर अपने झूठ को पहचानने में सबसे आखिरी में आते हैं। और यही डार्क साइकोलॉजी एक्सप्लॉइट करती, क्योंकि जब आप अपने ही इल्यूजन्स में फंस जाते हैं तो आपको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। इसका समाधान ये है कि आप मिरर टेस्ट करें, यानी खुद को ईमानदारी से देखना और 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना। फर्स्ट, अपने आप से रोज सवाल करें, क्या मैं खुद से सच बोल रहा हूँ। सेकंड, दूसरों की फीडबैक सुनने की आदत डालें। थर्ड, जहां बार बार जस्टिफिकेशन दे रहे हो, सफाई दे रहे हो, वहीं सबसे बड़ा खुद से धोखा है। कल्पना कीजिए, आप आईने के सामने खड़े हैं। आज पहली बार आपने खुद से कहा, हाँ मैं टाल रहा था, हाँ ये बहाना था, हाँ ये मेरी बुरी आदत है, हाँ ये रिश्ता खराब है। उस पल दिल भारी लगेगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब अजीब सा हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी बोझ को उतार दिया गया हो। ये ईमानदारी से की गई भावनात्मक शुद्धि है। झूठ से लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती। जितना जल्दी आप खुद के झूठ पकड़ लेंगे, उतना ही दूसरों के झूठ से बचना आसान होगा। और जब आप अपने मन को साफ कर लेते हैं तो मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार आपके ऊपर अपना असर खो देता है। आज रात खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, मेरे सबसे बड़े बहाने कौन से हैं। 3 बहाने लिखें, हर बहाने के सामने लिखें, अगर ये सच न होता तो मैं क्या करता। पर क्या होगा जब हम दूसरों के झूठ को पहचान कर भी चुप रह जाते हैं। कैसे दूसरों के झूठ को नजरअंदाज करना हमें और गहरे जाल में खींच लेता है, जानेंगे अगले चैप्टर 7, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म एंड विशियस साइकिल। कभी कभी सब ठीक हो जाएगा कहकर हम अपने आप को इतना बहला लेते हैं कि असल समस्या और गहरी हो जाती। क्या आप भी उस झलक में फंस रहे हैं? आशावाद होना एक अच्छी चीज है, लेकिन जब वो बिना एविडेंस और बिना बहस के स्वीकार कर ली जाए तो वो एक ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म बन जाती। ये हमें शॉर्ट टर्म कंफर्ट देती, पर हम लॉन्ग टर्म में वही मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं। पर सवाल ये है, कैसे पहचाने कि आपकी उम्मीदें हेल्दी है
या सिर्फ एक इल्यूजन है? आसान है कि हम हर बार खुद से कहें अगली बार सब ठीक होगा, लेकिन यही लाइन अक्सर जवाबदेही की विफलता और प्रोक्रेस्टिनेशन का काम बन जाती है। जब परिवार, दोस्त और खुद की अंतर आत्मा भी वही रीशोरिंग बातें दोहराता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर मिलकर और एक अंधेरी उम्मीद को और मजबूत कर देता है, और फिर छोटी छोटी असफलताएं इकट्ठा होकर एक नकारात्मक चक्र बना देती है। यानी हर बार उम्मीद, फिर फेलियर, फेलियर के बाद फिर उम्मीद, और फिर फेलियर का सामना करना पड़ता। ये चक्र लगातार चलता रहता, कारण सिर्फ एक, अंधेरी उम्मीद। लेकिन समाधान और सफलता तब आती है जब आप आशावाद की टेस्टिंग करना सीख लेते हैं। इसका सरल तरीका है, हर उम्मीद के साथ एक छोटा मेजरेबल एक्शन जोड़ें। एक डेडलाइन कि कब तक पूरा करना है, एक जवाबदेह साथी निर्धारित करें जो पूछ सके कि उस लक्ष्य का क्या हुआ जिस पे तुम काम कर रहे थे। अगर आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो खुद से क्वेश्चन करें। और जब आप अपनी उम्मीद के लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, तो ब्लाइंड उम्मीद भी धीरे धीरे रियलिस्टिक उम्मीद बन जाती है, जो वास्तविकता और ग्रोथ लाता है। उम्मीद अच्छी है, पर उसके लिए पर्याप्त एक्शन का लेना भी उतना ही जरूरी है, और उसका मूल्यांकन करना भी, क्योंकि अंधा आशावाद कंफर्ट देता है, पर चेंज एक्शन से आता है। छोटे मेजरेबल कदम और सच्ची जवाबदेहता अंधी उम्मीद को भी चैलेंज करते हैं। सीख साफ है, उम्मीद रखें पर उन्हें प्रूफ में बदलें, नहीं तो वे आपको वही दोहराते रहेंगे जहां आप आज हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक प्रमुख अभिनेत्री, शुरुआती दिनों में उसने अपने करियर के लिए रोज छोटे ऑडिशन दी, पर हर बार उसने सिर्फ उम्मीद नहीं रखी, बल्कि हर उम्मीद के साथ खुद को बेहतर बनाने का एक मेजरेबल स्टेप लेती गई। धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी, स्मॉल एक्शंस उसकी सफलता का कारण बने। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि पास्ट में फंसना कैसे आपकी प्रेजेंट चॉइस को नियंत्रित कर देता है। चैप्टर 8, प्रॉब्लम को स्वीकारना और तुरंत एक्शन लेना। कितनी बार हमने छोटी समस्याओं को दबाकर और बाद में वही छोटी समस्या एक तूफान बनकर लौट आई। क्या हम डर से कवर अप करते हैं या सच के साथ खड़े होकर बदलना चुनते हैं? हमारे अंदर एक स्वाभाविक त्वरित प्रेरणा होती है, मुश्किलों को छोटा दिखाना, उन्हें छुपाना या खुद से कहना चलो संभल जाएगा। ये आसान है क्योंकि स्वीकार करना असुरक्षा की तरह लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्वीकार करने से वाकई वीकनेस दिखती है या फिर आपकी स्ट्रेंथ खुलकर सामने आती है? किसी भी समस्या को स्वीकार करने से पहले कई अंदरूनी आवाजें एक दूसरे से लड़ती। शर्म, ईगो, डर कि लोग क्या सोचेंगे, और वास्तविक डर, अगर मैं मान लूं कि ये समस्या है तो क्या हो। इसी वजह से लोग अक्सर कवर अप करते हैं, छोटी छोटी झूठी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं या खुद को बिजी रखकर ध्यान भटकाते हैं। कवर अप की सबसे बड़ी कीमत ये है कि समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि अब उसे हल करना या तो नामुमकिन हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। इसका समाधान सिंपल है कि आप समस्या को स्वीकार करें और उस पर तुरंत एक्शन लें, और किसी से मदद मांगने की जरूरत है तो मदद मांगे, किसी से बात करें, छोटे छोटे कदम लें, उस समस्या का नाम लिखें, उस समस्या के समाधान के लिए इमीडिएट एक्शन क्या लिए जा सकते हैं वो लिखें, और उस व्यक्ति को चुनें जो उस समस्या के समाधान में मदद कर सकते। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी। जल्दी एक्शन लेना समस्या के मोमेंटम को तोड़ता है और कंट्रोल वापस आपके पास आ जाता है। समस्या तब ही बड़ी होती है जब उन्हें रोका नहीं जाता। समस्या के आने पर उसे स्वीकार करें, छोटे छोटे स्टेप लें और दोषों को छिपाने की आदत को तोड़ें। याद रखें, जल्दी उठाया गया कदम अक्सर बेहतर परिणाम देता, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे क्यों लोग कवर अप करते हैं और इसे कैसे छोड़। चैप्टर 9, बेस्ट प्रैक्टिस और आजादी की। अगर आप आज से ही हर बातचीत में सिर्फ 2 से 3 सरल नियम अपनाएं, तो वर्षों से डरे जमे डर और मैनिपुलेशन के पैटर्न के असर गायब हो सकते हैं। ये ट्रिक प्रैक्टिकल है, साइकोलॉजी के बड़े बड़े शब्दों के बजाय छोटे रोजमर्रा के नियम जो आप तुरंत फॉलो कर सकते। हम खोजेंगे कि किस तरह माफी, सहज प्रवृत्ति पर भरोसा और कंसिस्टेंट बाउंड्रीज
आपकी साइकोलॉजिकल फ्रीडम्स बना सकते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ जानकारी ही काफी है। मुझे पता है कि ये मैनिपुलेटर है, पर असली समस्या मैनिपुलेशन तकनीक से बचने को अमन में लेने में है। माफ करना मुश्किल, क्योंकि शेम और प्राइड बीच खड़े होते हैं। सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करने में डर होता है कि क्या ये वाकई असंतुलित दृष्टिकोण है, और बाउंड्रीज सेट करते वक्त गिल्ट आता है, क्या मैं कठोर तो नहीं बन रहा। ये सब कॉमन मिस्टेक्स है। इसके समाधान के लिए लेखक कुछ स्टेप देते हैं। फर्स्ट, सेल्फ फॉरगिवनेस। खुद को माफ करना मतलब अपनी गलतियों से सीख लेना और मन के बोझ को कम करना, ना कि गलती को सही मान ले। ये गिल्ट को न्यूट्रलाइज करके आगे बढ़ने की ताकत है। गिल्ट और शर्म हमारे अंदर से एनर्जी चुरा लेते हैं। वे डिसीजन मेकिंग को धीमा करते हैं और दूसरे के प्रभाव के लिए हमें ज्यादा कमजोर बनाते हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस से क्लैरिटी आती है और आप एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं। सेकंड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स यानी पहली सहज प्रतिक्रियाएं। इन्हें ब्लाइंड फेथ से नहीं, टेक्स्ट करके मान्यता दे। हमारी सहज प्रतिक्रिया अक्सर खतरे या जो चीज मैच नहीं हो रही है या हमें अच्छा नहीं लग रहा है उसे एक तरफ कर देता है। हमारी पूर्व मान्यताएं भी हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले टेस्ट जरूर करें। थर्ड, अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस। छोटे छोटे व्यवहारिक नियम, बाउंड्रीज, स्पष्ट प्रश्न करने की आदत, लिखने की आदत रोजमर्रा में लिए जाने वाले निर्णयों को सुरक्षित बनाते हैं और मैनिपुलेशन रिस्क घटाते हैं। जब आप बाउंड्रीज तय करते हैं तो वो दूसरे को अत्यधिक प्रवेश से रोकती है और आपकी एनर्जी बची रहती है। जब आपको कोई सुझाव देता है तो आप कहते हैं, मुझे यह सुझाव पसंद है, पर मैं इसे पढ़कर इस पर विचार कर फिर बताऊंगा, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज तय की हुई है। आप साफ कहते हैं, मैं अभी इस समय इस पर कमेंट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने इस समरी में देखा कैसे लोग आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके फैसले पल पल प्रभावित कर सकते हैं। पर असली रहस्य ये है, जो ताकत दूसरे आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं वही ताकत आप अपने अंदर से निकाल कर अपनी रक्षा कर सकते। आज से हर बार जब कोई आपसे हाँ करने के लिए मजबूर करे और आपका दिल कहे कि कुछ छुपा हुआ है, ये अधूरी जानकारी है, तो आप रुकें, अपने से सवाल पूछें, अपनी सीमाएं तय करें और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखें। जब आप गिरें, कोई गलती हो जाए, फिर उठें और फिर कोशिश करें। असली आजादी कोई किताब नहीं देती, वो आपकी रोज की छोटी छोटी इंटेंशंस और छोटे कदमों से बनती है। अब अगला कदम आपका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।